विष्णु डार्क एक्स, सच्ची अपराध कहानियां। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु। आप देख रहे हैं विष्णु डार्क एक्स। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे उसकी खूबसूरती के लिए मिस मेरठ का खिताब मिला था। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन आगे चलकर उसी लड़की ने ऐसा कदम उठाया जिसकी गूंज पूरे देश में एक ही रात में फैल गई। आज की यह कहानी सच में आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की प्रेम प्रयाग कॉलोनी में 4 लोगों का एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे प्रेमीर सिंह, एक रिटायर्ड इंजीनियर थे। उनकी पत्नी का नाम था संतोष देवी। उनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी और वह अपने पति के साथ दूसरे शहर में खुशहाल जीवन बिता रही थी। बेटा गौरव अपनी नौकरी की वजह से बेंगलुरु में रहता था। उसकी शादी भी तय हो चुकी थी और 12 दिसंबर 2008 को उसकी शादी होने वाली थी। परिवार में सबसे छोटी 21 साल की प्रियंका 11 नवंबर 2008 की सुबह संतोष देवी की छोटी बहन मंगला देवी ने उन्हें फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। उन्होंने बार-बार कॉल किया पर हर बार फ़ोन बंद मिला। सुबह से ही वह अपनी बड़ी बहन से बात करना चाहती थी, लेकिन हर कोशिश बेकार जा रही थी। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर उसने अपनी जीजा प्रेमीर सिंह को फ़ोन लगाया। उनका फ़ोन भी बंद था। अब मंगला देवी की चिंता डर में बदल गई। सुबह से दोनों के फ़ोन बंद थे, जो बिल्कुल सामान्य बात थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे साफ महसूस होने लगा रहा था कि कुछ गड़बड़ है। बिना 1 मिनट गवाए वह सीधे अपनी बहन के घर पहुंच जाती है। उसने देखा कि मुख्य दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने खिड़की से अंदर झांककर देखा, लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं थी, ना कोई आवाज़, ना कोई आहट। एक पल के लिए उसने सोचा कि शायद वे कहीं बाहर गए होंगे। फिर भी उसका मन नहीं माना। वह पड़ोसियों के पास गई और उसने जाकर के पूछा कि उसकी बहन और जीजा को क्या आपने देखा है। तो इस पर पड़ोसियों ने बोला कि उनको कल शाम को देखा गया था, उसके बाद वो नजर नहीं आए। पड़ोसियों ने कहा शायद वो घर के अंदर ही होंगे, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद है। यह बात और भी डरावनी थी। मंगला देवी फिर से खिड़की के पास गई और ध्यान से अंदर देखने लगी। उसी पल उसका दिल बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। उसने तुरंत पड़ोसियों को बुलाया और रोते हुए दरवाजा तोड़ने की गुहार लगाई। पड़ोसी तुरंत पहुंच गए और ताला तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही मंगला देवी और आसपास के लोग अंदर दौड़ पड़े। जो नज़ारा उन्होंने देखा वह बेहद खौफनाक था। एक कमरे में संतोष देवी की लाश पड़ी थी। दूसरे कमरे में प्रेमीर सिंह मृत अवस्था में मिले। पूरे फर्श पर खून फैला हुआ था। यह दृश्य इतना भयावह था कि सभी लोग कुछ पलों के लिए वहीं गए। शुरुआत में सभी को लगा कि किसी ने बेरहमी से दोनों की पिटाई कर हत्या कर दी है। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। थोड़ी ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। घर के कोने की जांच शुरू होती है। पड़ोसियों से पूछताछ की गई, सबूत इकट्ठा किए गए और इकट्ठा किए जाने के बाद घर के सामान बिखरे हुए थे, जिससे पहली नज़र में पुलिस को लगा कि यह लूटपाट का मामला है। उन्हें शक हुआ कि चोर घर में घुसे होंगे और जब बुजुर्ग दंपत्ति ने विरोध किया होगा तो उन्होंने बेरहमी से हत्या कर दी होगी। जल्द ही यह खबर पूरे मेरठ में फैल गई। हर जगह यही चर्चा थी कि चोर घर में घुसे, सिर पर वार किया और सोना चांदी नगद लूट कर फरार हो गए। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने जांच को गहराई से आगे बढ़ाया गया, लग रहा था कि कहानी कुछ और बयां कर रही है। घर की बारीकी से जांच के दौरान छोटी सी बात ने पुलिस का ध्यान खींचा। घर में एक कुत्ता बंधा हुआ था, लेकिन वह पूरी तरह शांत था। उसने एक बार भी भौंकने की कोशिश नहीं की थी। यह बात पुलिस को चौंकाने वाली लगी। आमतौर पर कोई अनजान व्यक्ति घर में घुसता है और वहां कुत्ता मौजूद हो तो वह जोर जोर से भौंकता है, लेकिन यहाँ पूरी रात सन्नाटा रहा। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछा क्या उन्होंने रात में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनी थी। पड़ोसियों ने साफ कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब पुलिस का शक गहरा हो गया। अगर कुत्ता नहीं भौंका तो इसका मतलब घर में आने वाला अनजान व्यक्ति नहीं था, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद है। यह बात और भी डरावनी थी। मंगला देवी फिर से खिड़की के पास गई और ध्यान से अंदर देखने लगी। उसी पल उसका दिल बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। उसने तुरंत पड़ोसियों को बुलाया और रोते हुए दरवाजा तोड़ने की गुहार लगाई। पड़ोसी तुरंत पहुंच गए और ताला तोड़ दिया।
दरवाजा खुलते ही मंगला देवी और आसपास के लोग अंदर दौड़ पड़े। जो नज़ारा उन्होंने देखा वह बेहद खौफनाक था। एक कमरे में संतोष देवी की लाश पड़ी थी, दूसरे कमरे में प्रेमी सिंह मृत अवस्था में मिले। पूरे फर्श पर खून फैला हुआ था। यह दृश्य इतना भयावह था कि लोग कुछ पलों के लिए वहीं जड़ हो गए। शुरुआत में सभी को लगा कि किसी ने बेरहमी से दोनों की पिटाई कर हत्या कर दी है। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। थोड़ी ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। घर के कोने की जांच शुरू होती है। पड़ोसियों से पूछताछ की गई, सबूत इकट्ठा किए गए और इकट्ठा किए जाने के बाद घर के सामान बिखरे हुए थे, जिससे पहली नज़र में पुलिस को लगा कि यह लूटपाट का मामला है। उन्हें शक हुआ कि चोर घर में घुसे होंगे और जब बुजुर्ग दंपत्ति ने विरोध किया होगा तो उन्होंने बेरहमी से हत्या कर दी होगी। जल्द ही यह खबर पूरे मेरठ में फैल गई। हर जगह यही चर्चा थी कि चोर घर में घुसे, सिर पर वार किया और सोना चांदी नगद लूटकर फरार हो गए। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने जांच को गहराई से आगे बढ़ाया गया, लग रहा था कि कहानी कुछ और बयां कर रही है। घर की बारीकी से जांच के दौरान एक छोटी सी बात ने पुलिस का ध्यान खींचा। घर में एक कुत्ता बंधा हुआ था, लेकिन वह पूरी तरह शांत था। उसने एक बार भी भौंकने की कोशिश नहीं की थी। यह बात पुलिस को चौंकाने वाली लगी। आमतौर पर अगर कोई अनजान व्यक्ति घर में घुसता है और वहां कुत्ता मौजूद हो तो वह जोर जोर से भौंकता है, लेकिन यहाँ पूरी रात सन्नाटा रहा। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछा, क्या उन्होंने रात में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनी थी? पड़ोसियों ने साफ कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब पुलिस का शक गहरा हो गया। अगर कुत्ता नहीं भौंका तो इसका मतलब घर में आने वाला अनजान व्यक्ति नहीं था, यानी मामला लूट का नहीं और कुछ हो सकता है। पुलिस ने सबसे पहले परिवार के बारे में जानकारी जुटाई। पता चला कि दंपत्ति के 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां। बेटे का नाम गौरव सिंह था, बड़ी बेटी शादीशुदा थी और छोटी बेटी प्रियंका सिंह। आगे की जांच में सामने आया कि गौरव दूसरे शहर में नौकरी कर रहा था। यह भी पता चला कि प्रियंका उस समय अपने माता पिता के साथ नहीं रह रही थी। पुलिस ने तुरंत रिश्तेदारों से कहा कि बच्चों को इस दुखद खबर की जानकारी दी जाए और उन्हें तुरंत घर पर बुलवा लिया जाए। प्रियंका को कई बार फोन किया गया, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया कि उसे खबर मिली है या नहीं। कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही बेटे गौरव को इस हादसे की जानकारी मिली, वह तुरंत घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचकर जब उसने अपने माता पिता की लाश देखी तो वह बुरी तरह टूट गया। वह जोर जोर से रोने लगा। दर्द साफ झलक रहा था। पूरा परिवार अंतिम संस्कार के लिए प्रियंका का इंतजार कर रहा था। सबको उम्मीद थी कि वह जरूर आएगी, लेकिन वह नहीं आई। समय निकलता जा रहा था और आखिरकार मजबूरी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। यहीं से पुलिस के मन में एक बड़ा सवाल उठने लगा, प्रियंका क्यों नहीं आई? क्या उसे खबर नहीं मिली थी या फिर वह सब कुछ जानती थी और फिर भी आने से बच रही थी? पुलिस ने तुरंत प्रियंका के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई। उसकी लोकेशन ट्रैक की गई। हर छोटी बड़ी जानकारी की बारीकी से जांच की गई। पुलिस की रफ्तार में सामने आई कि हत्या वाली रात यानी 10 नवंबर को प्रियंका सिंह उसी घर के पास घूम रही थी। तो इस केस में एक बेहद काला और डरावना मोड़ ले लिया। पुलिस को खबर मिली कि वह फिलहाल मेरठ के टीपी नगर इलाके में रह रही थी। अब शक की सुई पूरी तरह प्रियंका पर मुड़ चुकी थी। पुलिस ने और इंतजार करना ठीक नहीं समझा। उन्होंने योजना बनाई कि बिना किसी शराबे के प्रियंका को हिरासत में ले लिया जाए। सादे कपड़े पहने पुलिस उस घर के बाहर जाकर तैनात हो गई जहां प्रियंका रुकी थी। जैसे ही वह घर से बाहर निकली, पुलिस ने उसे दबोच लिया। लेकिन थाने से ले जाकर जब पूछताछ हुई तो प्रियंका ने जो सच उगला, उसे पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। यह एक ऐसी कहानी थी जिसने सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। साल 2002 में प्रियंका ने इंडियन स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके दोस्त और उसके साथ पढ़ने वालों ने उसकी खूबसूरती की जमकर तारीफ की। इन तारीफों ने प्रियंका के दिल में एक सपना बो दिया, मॉडल बनने का सपना। प्रियंका ने अपनी यह इच्छा माता पिता को बताई और उन्होंने भी अपनी बेटी को पूरा सपोर्ट किया। इसी सपोर्ट के चलते 2005 में प्रियंका ने मेरठ के एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और मिस मेरठ का ताज अपने नाम कर लिया।
उसके लिए यह सपनों की तरह पहला कदम था। उसके माता पिता भी बेहद खुश और गौरवान्वित हुए, प्राउड थे। इस कामयाबी के बाद प्रियंका आगे की पढ़ाई के लिए साउथ दिल्ली आ गई, जहां उसने एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स शुरू किया। घर में दूर होने की वजह से वह कॉलेज हॉस्टल में रहने लगी। हॉस्टल में प्रियंका को जो कमरा मिला वह उसकी रूममेट थी अंजू, जो उत्तर प्रदेश के अमरोहा की रहने वाली थी। प्रियंका की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। घर पीछे छूट गया था, माता पिता पास नहीं थे और रहने की जगह से लेकर साथ रहने वाली लड़की, सब कुछ नया। धीरे धीरे प्रियंका को महसूस हुआ कि अंजू का उसके प्रति व्यवहार सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है। अंजू प्रियंका की तरफ भावनात्मक और शारीरिक रूप से आकर्षित थी। शुरुआत में प्रियंका को यह थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन समय के साथ साथ दोनों लड़कियां एक दूसरे के करीब आती गईं। जल्द ही उनका रिश्ता प्यार में बदल गया और फिर उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। उनकी जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। एक बार हॉस्टल में रहने के दौरान अंजू बहुत बीमार पड़ गई। घर वापस जाने के बजाय वह हॉस्टल में ही रुकी और इस मुश्किल वक्त में प्रियंका ने उसका पूरा ख्याल रखा। प्रियंका साई की तरह उसके साथ रही और उसे हर तरह से सपोर्ट किया। दोनों अच्छी तरह जानती थी कि भारतीय समाज में उनके इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन समस्या यह थी कि वे दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहती थी। प्यार और डर के बीच फंसी हुई थी। इसी वजह से प्रियंका और अंजू एक साथ दो अलग अलग दुनिया में जीने लगी। एक तरफ समाज की सख्त दुनिया, दूसरी तरफ उनकी अपनी निजी दुनिया जो गुपचुप प्यार और राजों से भरी थी। दोनों दुनिया में बने रहने के लिए उन्होंने एक सोची समझी चाल चली। अंजू एक छोटा भाई था जिसका नाम था अजेंद्र सिंह। एक दिन अंजू के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने प्रियंका को सलाह दी कि वह अजेंद्र के करीब जाए ताकि समाज की नज़रों में वे अपने असली रिश्ते को छिपा सके। बस यहीं से खेल शुरू हुआ। जब भी अंजू अपने घर फोन करती, यह किसी ना किसी बहाने प्रियंका की बात अजेंद्र से करा देती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगी। अजेंद्र को लगने लगा कि उसकी बड़ी बहन की सहेली प्रियंका उसकी तरफ आकर्षित है। जैसे ही उसे यह महसूस हुआ कि उसने रिश्ता आगे बढ़ाने में देर नहीं की। धीरे धीरे प्रियंका और राजेंद्र के बीच भी एक रोमांटिक रिश्ता बन गया। लेकिन सच तो यह था कि प्रियंका की तरफ से यह सिर्फ एक सोची समझी साजिश थी। उसका असली मकसद तो संजू के साथ पूरी जिंदगी बिताना था। दूसरी तरफ अजेंद्र इस प्यार को लेकर बेहद गंभीर और ईमानदार था। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और वह किसी और की रची हुई कहानी का बस एक मोहरा मात्र है। राजेंद्र बाद में अपने माता पिता को प्रियंका के बारे में बताया और जल्द ही दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद प्रियंका राजेंद्र के घर आ गई, या यूं कहें कि वह अंजू के घर पहुंच गई। हालांकि शुरुआत से ही एक बड़ी समस्या खड़ी थी। प्रियंका और राजेंद्र के घर वाले इस शादी से सख्त खिलाफ थे। पहली वजह यह थी कि राजेंद्र उम्र में प्रियंका से कई साल छोटा था और दूसरी गंभीर वजह यह थी कि उस वक्त राजेंद्र के पास कोई नौकरी नहीं थी। इसी विरोध के चलते उनकी शादी कोई पारंपरिक शादी नहीं बल्कि एक कोर्ट मैरिज शादी के बाद राजेंद्र दिन भर काम या किसी न किसी काम से बाहर रहता था, जिससे प्रियंका और अंजू को एक साथ वक्त बिताने का काफ़ी मौका मिल जाता था। शादी के बाद कुछ समय तक प्रियंका राजेंद्र और अंजू के साथ उसी घर में रही, लेकिन यह तो दोनों परिवार के लिए सिर्फ पहली शुरुआत थी। असली झटका तो अभी बाकी था। धीरे धीरे दोनों तरफ से माता पिता को अंजू और प्रियंका के असली रिश्ते की सच्चाई पता चल गई। साथ ही प्रियंका और राजेंद्र की शादी के पीछे का असली मकसद भी सबके सामने आ गया। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि उन माता पिता को कितना गुस्सा आया होगा, कि उन्होंने कितना ठगा हुआ और टूटा हुआ महसूस हुआ होगा। अब अंजू और प्रियंका के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने अमरोहा में अंजू का
घर छोड़ दिया और दिल्ली में साथ रहने लगी। प्रियंका के पिता प्रेमवीर सिंह इस कदर आग बबूला थे, उन्होंने एक बहुत कठोर कदम उठाया। उन्होंने तुरंत अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे गौरव के नाम कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अखबार में एक नोटिस भी निकलवा दिया जिसमें साफ साफ लिख रहा था कि उनका अपनी बेटी से अब कोई वास्ता नहीं है और वे उससे सारे रिश्ते खत्म कर चुके हैं। कुछ समय तक तो अंजू और प्रियंका दिल्ली में जैसे तैसे रहीं, लेकिन धीरे धीरे उनके पैसे खत्म होने लगे। आर्थिक तंगी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। यह साल था 2008 के अप्रैल का महीना था। पैसों की भारी किल्लत की वजह से उन्हें एक दर्दनाक फैसला लेना पड़ा। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। इसके बाद दोनों महिलाएं प्रियंका के शहर मेरठ आ गईं और टीपी नगर इलाके में एक किराए के कमरे पर रहने लगी। फिर आया वह काला दिन 10 नवंबर 2008। प्रियंका उम्मीद की एक आखिरी किरण लेकर अपने माता पिता के घर पहुंची। उसे लगा कि शायद उसके माता पिता उसे माफ कर देंगे, उसे अपना लेंगे और शायद उसकी कुछ आर्थिक मदद भी कर देंगे। करीब 8:30 बज रहे थे। घर में उस वक्त सिर्फ प्रियंका की मां संतोष देवी थी। उन्होंने ही दरवाजा खोला। दोनों के बीच पहले से ही औपचारिक बातें हुई थी। थोड़ी खामोशी के बाद प्रियंका सीधे मुद्दे पर आ गई। उसने अपनी मां से पैसों की मदद मांगी। यह सुनते ही संतोष देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने साफ कह दिया कि उसके पिता उसे जायदाद से पहले ही बेदखल कर चुके हैं, पैसों की तंगी से पहले ही। परेशान प्रियंका अपनी मां की दो टूक बात सुनकर आपा खो बैठी। मां के बीच भयंकर झगड़ा शुरू हो गया। गुस्से में अंधी होकर प्रियंका ने अपने गले से दुपट्टे से अपनी मां का गला घोट दिया। कुछ ही पलों में संतोष देवी मौत हो गई। इस खौफनाक वारदात को अंजू ने भी प्रियंका का पूरा साथ दिया था। यह त्रासदी एक कत्ल पर रुक सकती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही अंजू और प्रियंका घर से निकलते वाली थी, ठीक उसी वक्त प्रियंका के पिता प्रेमवीर सिंह घर के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने बेडरूम के फर्श पर अपनी पत्नी की लाश देखी, घर में कोहराम मच गया। बिना एक सेकंड गवाए अंजू और प्रियंका ने उन पर हमला कर दिया। प्रेमवीर सिंह के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया। वह वहीं ढेर हो गए। अपनी पत्नी की तरह उन्होंने भी दम तोड़ दिया। दोनों की बेरहमी से हत्या करने के बाद प्रियंका और अंजू वहां से फरार हो गईं। भागने से पहले उन्होंने घर से करीब 6.5 लाख रुपए और जेवरात और कीमती सामान समेट लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, मंजुलता ने अपनी बहन को बार बार फ़ोन किया था लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उन्होंने चिंता हुई और जब वह मेरठ पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर उनका दिल बैठ गया था। उनके सामने उनकी बहन और जीजा की लाश पड़ी थी। जल्द ही पुलिस को मौके पर फ़ोन किया जाता है। पुलिस पहुंच जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, पुलिस को प्रियंका पर शक था। उसे पकड़ा गया और जल्द ही दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन इस केस में एक अजीब मोड़ तब आया जब साल 2010 में प्रियंका सिंह को तो जमानत पर बेल मिल गई और वह जेल से बाहर आ गई, लेकिन अंजू को जमानत नहीं मिली। प्रियंका ने अंजू को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने हर बार अर्जी खारिज कर दी। आखिर अदालत ने अपना फैसला सुनाया और प्रियंका सिंह दोनों को इस दोहरे हत्याकांड का दोषी पाया। आज वे दोनों अपने माता पिता की बेरहमी से हत्या करने के जुर्म में एक ही जेल में उम्र कैद की सजा काट रही हैं। तो दोस्तों, यह थी मेरठ की सबसे चर्चित और चौंकाने वाली प्रियंका सिंह डबल मर्डर केस की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।